आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग, राजनांदगांव में भी आर्मी का मार्च, शिक्षा व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन। नीट विवाद के बीच धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, शिक्षा मंत्री ने पीएम मोदी को भेजा इस्तीफा। नीट यूजी विवाद के बाद बड़ा सियासी फैसला, राजनांदगांव के युवाओं ने दी अपनी प्रतिक्रिया। आईजी की सख्ती से बदली ट्रैफिक व्यवस्था की तस्वीर, सड़कों पर दिखी पुलिस की सक्रियता, बैठक के बाद बदला ट्रैफिक का सिस्टम। महाकाल यात्रा 3 अगस्त से, महाकाल यात्रा की तैयारी तेज, शिव भक्तों में उत्साह, यात्रा को लेकर बैठक आयोजित। निगम के नोटिस से दुकानदारों में आक्रोश, निगम कार्रवाई के खिलाफ दुकानदार लामबंद, पट्टा रसीद होने का दावा, फिर भी नोटिस क्यों। राजनांदगांव नगर निगम द्वारा महावीर चौक क्षेत्र के कुछ दुकानदारों को कथित अतिक्रमण हटाने का अंतिम नोटिस जारी किए जाने के बाद विवाद गहराता जा रहा है। वर्षों से व्यवसाय कर रहे दुकानदारों ने निगम की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसे अन्यायपूर्ण बताया है। दुकानदारों का दावा है कि वे निगम से वैध किराया और पट्टा लेकर व्यापार कर रहे हैं और नियमित रूप से शुल्क जमा करते आए हैं। वहीं निगम ने शासकीय भूमि पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का हवाला देते हुए 48 घंटे में जगह खाली करने का नोटिस जारी किया है। तकलीफें तो है ना हमको को 12 साल से यहाँ दुकान में हम लोग जैसे तैसे अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। 4 बाई 4 फीट की दुकान है, 4 बाई 6 की, उसमें एडजस्ट कर रहे हैं। धूप है, बरसात है, ठंड है। हम तो निगम प्रशासन को आज तक परेशान करने नहीं आए कि हमको अच्छी दुकानें दो, भला फैसिलिटी दो। 12 साल में हम परेशान नहीं करे। अब वो 3 दुकानों के लिए आप 8 दुकानों का पेट्रोजी मार के गलत कर रहे हो। किस तरीके से व्यवस्था बनाई जा सकती किस तरीके की व्यवस्था? हमको इस दुकानें ठीक है, आपको ऐसा कुछ लगता है? हम किराया भी देने के लिए तैयार हैं, हम तो हर चीज से सहमत है। बाकी वो 3 दुकानों के नाम से आप 8-10 लोगों का पेट मार रहे हो, ये गलत है। हमारे अतिक्रमण है नहीं ना, हमसे पट्टे वाले और किराएदार है, तो हटाने का सवाल ही नहीं होता। पहली चीज तो दुकानें जब बनी थी हमने ऑब्जेक्शन उठाए थे, किसी ने सुना नहीं। और जब कॉम्प्लेक्स जब बना था तो अभी हमने हाईकोर्ट से आदेश हुआ था, हमने केस लड़े थे। तो नगर निगम से जबलपुर से हम कोर्ट लड़े थे, केस हाई कोर्ट से, तो हमको ये हुआ था कि आपसे समझौता कर लो। तो आपसे समझौता हुआ था नगर निगम से, तो हमको 6 बाई 6 का 24 दुकान को दिया गया था, अलर्ट किया गया था। कितने दुकानों को नोटिस मिला? अभी मिला 5-7 दुकान को मिला नोटिस। दरअसल मामला वार्ड क्रमांक 25 महावीर चौक क्षेत्र का है, जहां नगर निगम ने 22 जुलाई 2026 को कुछ दुकानदारों को कथित अतिक्रमण हटाने का अंतिम नोटिस जारी किया है। नोटिस में 48 घंटे के भीतर शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं। कार्रवाई नहीं करने पर निगम अधिनियम के तहत निर्माण हटाने और खर्च संबंधित व्यक्ति से वसूलने की बात कही गई है। हालांकि इस नोटिस के बाद दुकानदारों में नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। उनका दावा है कि वे कोई अवैध कब्जाधारी नहीं बल्कि वर्षों से निगम की प्रक्रिया के तहत दुकान संचालित कर रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि उनके पास किराया जमा करने की रसीदें, पट्टे से जुड़े दस्तावेज और अन्य प्रमाण मौजूद है। इस संबंध में दुकानदारों का सवाल है कि अगर वे इतने वर्षों से अवैध थे तो फिर निगम ने उनसे किराया और शुल्क किस आधार पर वसूला। उनका कहना है कि प्रशासन को कार्रवाई से पहले दस्तावेजों की जांच करनी चाहिए, क्योंकि अचानक दुकान हटने से सिर्फ एक ठेला या दुकान नहीं हटेगी बल्कि कई परिवारों की रोजी रोटी प्रभावित होगी। फिलहाल महावीर चौक के दुकानदार निगम प्रशासन से राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उनका कहना है कि पहले दस्तावेजों की निष्पक्ष जांच हो, उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाए। वहीं मांग पूरी नहीं होने पर दुकानदारों ने लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन की चेतावनी दी है। नगर निगम की जो दुकानें हैं सर्वेश्वर दास स्कूल के सामने, उस दुकान के सामने 3 दुकानें हैं, उसको विस्थापित किया जाना है। इसके लिए जो फूल वाले हैं वहाँ पे विस्थापित करने के लिए स्थल चयन किया जा रहा है। और उनका ये कहना है कि हम लोग फूल वाले हैं, हमें एक जगह रखा जाए यहीं के यहीं, और व्यवस्थापन इनको करना है, तो इसके लिए स्थल चयन किया जा रहा है। सर, पहले व्यवस्थापन नहीं हो पा रही है, ऐसे में दुकानदार जो है वो काफी नाराज है। किसका व्यवस्थापन नहीं हो रहा? या इनके दुकानदारों का? नहीं, ये लोग तो व्यवस्थापित हो चुके हैं। ये 3 दुकान की व्यवस्थापन नहीं हो रही है।
की है वो 3 दुकान, 3 दुकान। और ऐसे दुकानदार जो जिनके पास कुछ स्वयं पट्टा भी है। नहीं, उन्हीं का तो बात कर रहा हूँ ना। ये जो बात हो रही है ना, इनके पास पट्टा है क्यों भाई? जी पट्टा है। तो इन लोगों को ही विस्थापन करना है। जिनके पास पट्टा नहीं है तो उनको अपने को कोई वो विस्थापन क्यों करेंगे? उनको राजनांदगांव शहर में नए आईजी के पदभार संभालते ही ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर पुलिस महकमे की सक्रियता बढ़ती नजर आ रही है। लंबे समय से जाम और अव्यवस्थित यातायात से जूझ रहे शहर में अब सड़कों पर पुलिस की मौजूदगी और निगरानी पहले से ज्यादा दिखाई देने लगी है। सूत्रों के अनुसार कुछ दिन पहले आईजी की अध्यक्षता में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में पुलिस अधीक्षक सहित पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए थे। इस दौरान शहर के प्रमुख मार्गों, चौक चौराहों पर यातायात की स्थिति की समीक्षा की गई और व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। आपको बता दें, बैठक के बाद ट्रैफिक पुलिस की कार्य प्रणाली में बदलाव देखने को मिल रहा है। अव्यवस्थित पार्किंग, सड़क किनारे खड़े वाहनों और जाम की समस्या को लेकर पुलिस अब ज्यादा सतर्क नजर आ रही है। आम लोगों का कहना है कि अगर यही सक्रियता आगे भी जारी रही तो शहर की यातायात व्यवस्था और बेहतर हो सकती है। फिलहाल नए आईजी के निर्देशों के बाद शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार की तस्वीर सामने आने लगी है। अब देखना होगा कि पुलिस की यह मुहिम कितनी लगातार जारी रहती है और आने वाले दिनों में राजनांदगांव की सड़कों पर यातायात कितना सुगम और व्यवस्थित हो पाता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। इसी कड़ी में राजनांदगांव में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने शहर में पैदल मार्च निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार, परीक्षा संबंधी अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को प्रमुखता से उठाया। कार्यकर्ता निर्धारित स्थल पर एकत्रित हुए, जहां से पैदल मार्च की शुरुआत हुई। यह मार्च शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए आगे बढ़ा। मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों के हाथों में तख्तियां और बैनर दिखाई दिए, जिनके माध्यम से उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग की। भीम आर्मी कार्यकर्ताओं का कहना था कि युवाओं और विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़े मामलों में सरकार को गंभीर कदम उठाने चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन जारी रहेगा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए अब पूरे शहर में गूंज तेज हो गई है और आज इसी को लेकर के राजनांदगांव के भीम आर्मी के द्वारा शहर में एक मोर्चा निकाला गया है। इस मोर्चा में पैदल मार्च कर रहे हैं और भी तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे ये भीम आर्मी के लोग हैं और जो देश के शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उनकी इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। नारों में आप सुन पा रहे होंगे कि जय भीम के नारे लग रहे हैं और तमाम तरीके की तख्ती लेकर के यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं। जी, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के आप लोग मोर्चा निकाले हुए हैं। क्या लगता है एक इस्तीफे के बाद स्थिति स्थिर हो जाएगी? अब ऐसा तो नहीं लगता, लेकिन इस्तीफा बहुत जरूरी हो गया उनके लिए, हमारे लिए, कि बच्चों पर लाठीचार्ज बर्बरता जो मारा गया दिल्ली में, उनके ऊपर जानवरों की तरह बदसलूकी की गई है, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है और हम चाहते हैं कि वो इस्तीफा बिल्कुल दे। उनका इस्तीफा बहुत जायज है। भीम आर्मी जो है लगातार नारेबाजी कर रही है और नारेबाजी के साथ साथ में पूरी तरीके से फ्लैक्स बैनर लेकर के शहर में घूम रही है। क्या लगता है कि भीम आर्मी का किस तरीके का समर्थन है इसको? भीम आर्मी का पूरे भारत देश में आज धरना प्रदर्शन है, रैली है। पूरे भारत में चंद्रशेखर आजाद जी के आह्वान द्वारा बच्चों के साथ जो अत्याचार हुआ है, बार बार जो पेपर लीक हो रही है, उसके विरोध में आज भी हमारे पूरे भारत देश में निकली हुई है। पूरे भारत देश में ऐसा प्रोटेस्ट चल रहा है। आने वाले समय में हम भारत बंद भी कर सकते हैं। साफ तौर पर देख सकते हैं कि अब भीम आर्मी ने सीधे से एक अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तो वो राजनांदगांव समेत पूरे भारत को बंद करने का भी आह्वान कर रहे हैं। देखना तो ये होगा कि इस मामले को लेकर के क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिया जाता है, नहीं तो फिर पूरे राजनांदगांव समेत भारत बंद का आह्वान भी किया जा चुका है। शहर के प्रमुख जलाशय बूढ़ा सागर तालाब को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए नगर निगम ने अब सख्ती शुरू कर दी है। तालाब में कचरा या मलबा फेंकने वालों पर जुर्माना लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसी कड़ी में नगर निगम आयुक्त जीआर मरकाम ने शीतला मंदिर वार्ड का निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया और स्वास्थ्य विभाग के अमले को आवश्यक निर्देश दिए।
निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने शीतला मंदिर के पास भगवान शंकर की प्रतिमा के पीछे और बूढ़ा सागर तालाब के किनारे जमा कचरे को तत्काल हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने तालाब के आसपास फैली झिल्ली, पन्नी और अन्य अपशिष्ट की नियमित सफाई सुनिश्चित करने को कहा। गुप्त नवरात्रि को ध्यान में रखते हुए मंदिर परिसर में विशेष साफ सफाई करने के भी निर्देश दिए गए। आयुक्त ने स्पष्ट किया कि अगर कोई व्यक्ति बूढ़ा सागर तालाब में कचरा या मलबा फेंकते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि नगर निगम की चेतावनी और लगातार अपील के बावजूद बूढ़ा सागर तालाब में पूजा पाठ में उपयोग की जाने वाली सामग्री का विसर्जन जारी है। कई श्रद्धालु पूजा के बाद फूल, माला, नारियल और अन्य पूजन सामग्री तालाब में प्रवाहित कर रहे हैं, जिससे जल प्रदूषण बढ़ने के साथ तालाब की स्वच्छता भी प्रभावित हो रही है। इस संबंध में विशेषज्ञों का मानना है कि केवल जुर्माना लगाने से समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं होगा। इसके लिए नगर निगम को मंदिरों और तालाबों के आसपास पूजा सामग्री संग्रह के लिए विशेष पात्र लगाने, जैविक अपशिष्ट के अलग निस्तारण की व्यवस्था करने और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल, सरल और तेज बनाने के उद्देश्य से जिले के स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट का उपयोग बढ़ाया जा रहा है। जिला मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों को आभा आईडी बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। आपको बता दें, आभा आईडी के माध्यम से मरीज अपने स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से सुरक्षित रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर आभा ऐप के जरिए अपना हेल्थ रिकॉर्ड देख सकते हैं। इससे इलाज की प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक हो रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुरू की गई स्कैन एंड शेयर सुविधा से मरीजों को अस्पतालों में पर्ची बनवाने के लिए लंबी कतारों में खड़े होने से राहत मिल रही है। अस्पतालों के बाहर लगाए गए QR कोड को स्कैन कर मरीज आसानी से ऑनलाइन टोकन प्राप्त कर सकते हैं और अपनी बारी के अनुसार डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। दरअसल राज्य शासन की इस महत्वपूर्ण पहल का उद्देश्य मरीजों को समय की बचत के साथ बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना है। पहले मरीजों को डॉक्टर को दिखाने के लिए घंटों लाइन में लगकर पर्ची बनवानी पड़ती थी, लेकिन अब आभा ऐप को आधार से लिंक कर घर बैठे ही ऑनलाइन टोकन प्राप्त किया जा सकता है। अस्पताल पहुंचने के बाद मरीज को केवल अपना टोकन दिखाना होगा, जिसके बाद पर्ची प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इससे काउंटर पर लगने वाली भीड़ कम होगी और मरीजों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ अधिक आसानी से मिल सकेगा। एक शासन की बहुत अच्छी सुविधा है। इसमें मरीज को अपने आधार नंबर से और जो आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उससे एक पर्ची बन जाती है और मरीज इसमें चाहे तो घर बैठे ही अपनी पर्ची बना सकता है। यहाँ पे आके उसे लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं है। घर में पर्ची बना के जो यहाँ पे आके अपना वो टोकन दिखाएंगे तो यहाँ पे हमारा ऑपरेटर उनको प्रिंट दे देगा, जिससे उनका तुरंत उपचार शुरू हो जाएगा। उनको लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं है। जिला न्यायालय परिसर इन दिनों कानूनी बहसों के साथ साथ चुनावी सरगर्मियों का भी केंद्र बना हुआ है। 29 जुलाई को होने वाले अधिवक्ता संघ अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई है। न्यायालय परिसर में हर तरफ चुनावी चर्चाएं, बैठकों का दौर और अधिवक्ताओं के बीच समर्थन जुटाने की कवायद तेज हो गई है। इस बार अध्यक्ष पद के लिए लगभग 5 दावेदार मैदान में हैं, जिससे मुकाबला बेहद दिलचस्प और बहुकोणीय माना जा रहा है। सभी प्रत्याशी अपने अपने अनुभव, कार्यशैली और भविष्य की योजनाओं के आधार पर अधिवक्ताओं का विश्वास जीतने में जुटे हैं। चुनाव को लेकर बार के वरिष्ठ और युवा अधिवक्ताओं में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। दरअसल चुनाव सिर्फ एक पद के लिए नहीं, बल्कि बार की आगामी कार्यशैली, अधिवक्ताओं के हितों और न्यायालय परिसर के विकास की दिशा तय करने वाला माना जा रहा है। यही वजह है कि इस बार वोट को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब सभी की निगाहें 29 जुलाई पर टिकी है, जब मतदान के बाद यह साफ हो जाएगा कि अधिवक्ताओं की पहली पसंद कौन बनता है और अगले कार्यकाल में बार की कमान किसके हाथों में जाएगी। जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव स्टेट बार काउंसिल के जो कॉन्स्टिट्यूशन उसके मुताबिक जो है प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात होता है। अभी नए सत्र के लिए चुनावी प्रक्रिया जो है वो पूर्ण हो चुकी है और अब मतदान जो है इस मामले में होना है। राजनांदगांव जिला अधिवक्ता संघ में जो रजिस्टर्ड एडवोकेट्स हैं उनकी संख्या लगभग 650 की है और वही जो है वो मतदान करेंगे और ये प्रक्रिया जो है चल रही थी और उसका समापन हो गया है और स्पष्ट हो गया है कि किस पद के लिए कौन कौन से जो लोग हैं वो अभ्यर्थी हैं। अभी जो नॉमिनेशन हुआ उसके बाद में जो विड्रॉल हुआ नॉमिनेशन, सावन माह के पावन अवसर पर निकलने वाली भव्य महाकाल यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। यात्रा के सफल आयोजन को लेकर राजनांदगांव के माहेश्वरी भवन में आयोजन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में यात्रा की व्यवस्थाओं, सुरक्षा इंतजाम, यातायात प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।
आयोजन समिति ने बताया कि इस वर्ष महाकाल यात्रा का शुभारंभ 3 अगस्त से किया जाएगा। यात्रा में भगवान महाकाल की आकर्षक झांकी, भजन कीर्तन, डमरू दल, शिव भक्तों की टोलियां और धार्मिक प्रस्तुतियां प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहेंगी। सावन के पहले सोमवार को निकलने वाली यह यात्रा शहर के नंदई चौक से प्रारंभ होकर इंदिरा नगर चौक, दुर्गा चौक, गांधी चौक, महाकाल चौक, आजाद चौक, कुड़ाखू लाइन और गोल बाजार होते हुए मां लक्ष्मी मंदिर पहुंचेगी, जहां यात्रा का विश्राम होगा। यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। आयोजन समिति महाकाल सेना ने सभी पदाधिकारियों और स्वयं सेवकों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी है, ताकि यात्रा शांतिपूर्ण, व्यवस्थित और भव्य रूप से संपन्न हो सके। बैठक में श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में शामिल होकर भगवान महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त करने की अपील की गई। आयोजकों ने कहा कि सावन में निकलने वाली महाकाल यात्रा धार्मिक आस्था, भक्ति और सामाजिक एकता का प्रतीक है। आज महेश्वरी भवन में महाकाल सेना के द्वारा बाबा चंद्रमौलेश्वर महाकाल की पालकी यात्रा हर वर्ष सावन में निकलती है। उसी विषय को लेकर एक बैठक बुलाई गई थी। 30 जुलाई से सावन प्रारंभ हो रहा है और प्रथम सोमवार 3 अगस्त को होगा और ये चंद्रमौलेश्वर बाबा की यात्रा नंदाई से 2 बजे प्रारंभ की जाएगी। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी सावन के प्रत्येक सोमवार में बाबा महाकाल अपने भक्तों का और अपने प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण में चंद्रमौलेश्वर रूप में निकलेंगे। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी प्रथम सोमवार को यात्रा हाट बाजार नंदाई चौक से प्रारंभ होगी। वहां से कुआं चौक, नंदाई चौक होते हुए इंदिरा नगर चौक से वाजपेयी पारा, गांधी चौक, महाकाल चौक, आजाद चौक, गुड़ाखू लाइन, गोल बाजार, सत्यनारायण मंदिर और माता लक्ष्मी माँ के हमालपारा माँ लक्ष्मी माता के दरबार में यात्रा का विश्राम होगा। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शासकीय हाई स्कूल अमलीपारा में देशभक्ति और सामाजिक जिम्मेदारी का अनूठा संगम देखने को मिला, जहां एक और विद्यार्थियों ने कारगिल के शहीदों के अदम्य साहस को रंगों और शब्दों के जरिए जीवंत किया। वहीं दूसरी ओर नशा मुक्ति का संकल्प लेकर पूरे क्षेत्र में जागरूकता का संदेश भी फैलाया। विद्यालय में आयोजित रंगोली, पेंटिंग और निबंध प्रतियोगिताओं में छात्र छात्राओं ने कारगिल युद्ध के वीर सैनिकों के पराक्रम, त्याग और राष्ट्र प्रेम को रचनात्मक अंदाज में प्रस्तुत किया। प्रतिभागियों की उत्कृष्ट प्रस्तुतियों का मूल्यांकन कर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को विद्यालय के प्राचार्य द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का दूसरा चरण सामाजिक सरोकारों को समर्पित रहा। नशा मुक्ति अभियान के तहत विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों ने नशा न करने और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करने की शपथ ली। इसके बाद विद्यालय परिवार ने हाथों में संदेश पट्टी और नारों के साथ जागरूकता रैली निकाली। रैली के माध्यम से लोगों को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए स्वस्थ, सुरक्षित और नशा मुक्त समाज के निर्माण का आह्वान किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के समस्त शिक्षक, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं की सक्रिय सहभागिता रही। आयोजन ने यह संदेश दिया कि देशभक्ति केवल वीरों को याद करने तक सीमित नहीं, बल्कि समाज को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी निभाने में भी निहित है। दिल्ली के जंतर मंतर पर उठी छात्रों की आवाज अब मोहला मानपुर तक पहुंच गई है। नीट परीक्षा में पारदर्शिता की मांग को लेकर युवाओं ने सड़क पर उतरकर सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दों पर ही नहीं, बल्कि जिले के छात्रावासों की बदहाल व्यवस्थाओं को भी प्रशासन के सामने रखा। युवाओं का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार होने तक उनकी आवाज थमने वाली नहीं है। मोहला में पलटन ग्रुप के बैनर तले युवाओं ने रैली निकालकर एसडीएम कार्यालय तक मार्च किया। हाथों में तख्तियां और मांगों से भरा ज्ञापन लेकर पहुंचे युवाओं ने कहा कि नीट परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाए और जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं पर किसी तरह की कार्रवाई न हो। युवाओं ने सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दों तक खुद को सीमित नहीं रखा। उन्होंने जिले के छात्रावासों में मूलभूत सुविधाओं की कमी, व्यवस्थाओं में सुधार और छात्रों के लिए बेहतर माहौल तैयार करने की मांग की।
प्रशासन के सामने रखी। इस दौरान एसडीएम ने प्रदर्शनकारियों को भरोसा दिलाया कि राष्ट्रीय स्तर की मांगों को शासन तक भेजा जाएगा, जबकि जिले से जुड़ी समस्याओं पर स्थानीय प्रशासन आवश्यक कार्रवाई करेगा। हम पलटन ग्रुप के सारे सदस्य हैं, जिसमें मोहला मानपुर चौकी जिला के जितने भी छात्र और युवा हैं वो 20 जुलाई को नीट के संबंध में जो शांतिपूर्वक बच्चे अपनी बात रखने के लिए जा रहे थे और उन्हें जो बर्बरतापूर्वक मारा गया है और नीट पेपर लीक होने के कारण लगभग 22 से 23 स्टूडेंट्स ने आत्महत्याएं कर ली हैं, तो इसके विरोध में हमने आज ये रैली मोहला में निकाली हुई है। ये यहाँ प्रॉपर मोहला में पलटन ग्रुप करके युवाओं का एक ग्रुप है, उनके द्वारा आज रैली का आयोजन किया गया था और उसमें उन्होंने ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में उनकी विभिन्न मांगे हैं। नीट परीक्षा से रिलेटेड की परीक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाए और जो जंतर मंतर पे जो छात्र बैठे हुए हैं उन पे किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाए, इस प्रकार की। शहर के दिग्विजय महाविद्यालय में आज एक विशेष सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर जिला स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित हुई। कार्यक्रम में जिले के अलग अलग क्षेत्रों से बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लेकर नशे के खिलाफ अपनी सोच और रचनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। सेमिनार में वक्ताओं ने कहा कि आज का युवा देश का भविष्य है, लेकिन बढ़ता नशे का प्रचलन युवाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और पारिवारिक जीवन को प्रभावित कर रहा है। नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे समाज को नुकसान पहुंचाता है। युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए जागरूकता, सही मार्गदर्शन और सकारात्मक सोच बेहद जरूरी है। प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने अपने विचारों, प्रस्तुतियों और संदेशों के माध्यम से बताया कि नशा जीवन की सबसे बड़ी बुराइयों में से एक है, जिससे दूरी बनाकर ही स्वस्थ और सफल जीवन की ओर बढ़ा जा सकता है। उन्होंने समाज से अपील की है कि नशे की गिरफ्त में फंसे लोगों को तिरस्कार नहीं बल्कि सहयोग और जागरूकता के माध्यम से इससे बाहर लाने का प्रयास करना चाहिए। आपको बता दें, कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं में नशा मुक्ति को लेकर जागरूकता फैलाना और उन्हें एक बेहतर स्वास्थ्य एवं विकसित भारत के निर्माण में भागीदारी के लिए प्रेरित करना रहा। आज दिग्विजय कॉलेज के ऑडिटोरियम में माय भारत और एनएसएस के संयुक्त तत्वाधान में विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा नाम का कार्यक्रम आयोजित हुआ है। ये जिला स्तरीय कार्यक्रम था, जिसमें 8 विधाओं में युवाओं ने भाग लिया। जो बच्चे आए थे जिले के अलग अलग स्कूल कॉलेज से आए थे। इसमें आपका ग्रुप डांस, ग्रुप सॉन्ग, नुक्कड़ नाटक, आपका पेंटिंग हो गया और ऑनलाइन स्लोगन और ऑनलाइन रील कॉम्पिटिशन्स थे। कार्यक्रम का जो थीम था वो नशा मुक्त था युवाओं में। तो जितने भी प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया उन्होंने नशा मुक्ति के ऊपर अपनी विचार रखे और अपने परफॉर्मेंस के माध्यम से नशा मुक्ति का एक संदेश दिया। जंतर मंतर के प्रदर्शन से लेकर देश भर में उठे सवालों तक नीट यूजी विवाद ने अब सियासी गलियारों में भी हलचल बढ़ा दी है। आपको बता दें, जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन और नीट यूजी विवाद के बीच बड़ी खबर सामने आई है, जहां केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस्तीफे की जानकारी साझा की। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पत्र में कहा कि छात्रों का भविष्य किसी भी विवाद से ऊपर है। उन्होंने परीक्षा सुधार, सीबीआई जांच और कंप्यूटर आधारित परीक्षा व्यवस्था यानी सीबीटी सिस्टम को लेकर उठाए गए कदमों का भी जिक्र किया। दरअसल नीट यूजी परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर देश भर में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी था। इसी बीच शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को ले बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम माना जा रहा है। अपने पत्र में धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा कि पिछले 4 दशक से अधिक समय से वह छात्र हित, शिक्षकों और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहे हैं। उनका मानना है कि एक मजबूत, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही किसी भी राष्ट्र के विकास की नींव होती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार और छात्रों के हितों की रक्षा हमेशा उनकी प्राथमिकता रही है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम के बाद शिक्षा मंत्रालय में आगे की जिम्मेदारी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है और इस इस्तीफे को लेकर जनता और छात्र अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरीके से सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा यहाँ प्रोटेस्ट किया जा रहा था, जिसके बाद ये प्रोटेस्ट जो है पूरे देश भर में देखा गया है। विद्यार्थियों की मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिया जाए। इस इस्तीफे की मांग को लेकर के आज दिल्ली के संसद में कैबिनेट की बैठक रखी गई थी, जिसमें बैठक रखने के बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे दिया गया है। अब छात्रों में भी खुशियों की लहर है और छात्र भी अब हमारे साथ में मौजूद है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, यही मांग थी। क्या प्रोटेस्ट आगे बढ़ेगा या यही समाप्त किया जाएगा? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया, ये हमारे छात्र और जो हमारा आंदोलन है उसके लिए बहुत गर्व की बात है कि जो हमारी एक मांग थी वो पूरी हो गई। हमारी और एक मांग ये है
कि जो भी बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ है सरकार उसका जिम्मेदारी उठाए और जो बच्चों की आत्महत्या हुई है उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए। ये हमारी और 2 मांगे अभी बची हुई है। रही बात कि ये बहुत ही अच्छी बात है कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफ़ा दिया है, क्योंकि जो अब इससे एक मैसेज जा रहा है वो ये जा रहा है कि अगर आपने कोई गलती की है, आप सरकार के किसी भी पद में हो, चाहे कोई मंत्री हो या फिर कोई अधिकारी हो, तो आपको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। ये देश के छात्र, ये देश का युवा अब चुप बैठने वाला नहीं है। वही देखा जा रहा है, छात्रों में अब खुशियों की लहर है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, लेकिन मामला अभी भी बढ़ता हुआ है। वहां पर देखा जा रहा था प्रोटेस्ट के दौरान में महिला छात्र जो है, पुरुष छात्र है, उन सभी को लाठी डंडे से पीटा गया है। कार्रवाई की भी मांग चल रही, किस तरीके से कार्रवाई होगी? हम सब जो छात्र हैं वो चाहते हैं कि किसी भी छात्र के ऊपर FIR ना हो, और जिस किसी भी को जो छात्रों ने सुसाइड किया था उनके परिजनों को जो मुआवजा, जो राशि वो मिलनी चाहिए, और जितने भी छात्र हैं उनके ऊपर कोई एक्शन ना लिया जाए। दिल्ली पर ये जो प्रोटेस्ट चल रहा था वो अभी फिलहाल अब खत्म किया जाएगा, या फिर ये प्रोटेस्ट जो है वो और निरंतर जारी रहेगा? राजनांदगांव में आप लोगों के द्वारा भी कई बार प्रोटेस्ट किया गया है, क्या लगता है कि अब राजनांदगांव में ये प्रोटेस्ट और जारी रहेगा? देखिए, रही बात दिल्ली की, तो दिल्ली में जो अभिषेक जो अभिजीत जो दिपके हैं और जो सोनम वांगचुक जी हैं, सोनम वांगचुक जी ने आपने देखा होगा कि परसों उन्होंने अपना भूख हड़ताल तोड़ा, और अभिषेक दिपके जी जो हैं वो अभी मुझे नहीं लगता कि शांत बैठेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ है उन पर और जो उनके समर्थक और जो बच्चों पे जो ये मुद्दा दिल्ली में लेके उठाए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो अभी इस आंदोलन को यहीं पे ख़त्म होने देंगे। और राजनांदगांव में हमारा भी ये प्रयास रहेगा कि अगर दिल्ली में ये आंदोलन चलता रहा तो राजनांदगांव में भी हम निरंतर छात्रों के हित में लड़ेंगे, युवाओं के हित में लड़ेंगे, और आने वाले समय में अगर हमें कोई भी प्रोटेस्ट करना रहा तो हम उसको करेंगे सार्थक रूप से। फिलहाल के लिए अभी आपको सबसे बड़ी खबर बता देते हैं कि दिल्ली से जो शिक्षा मंत्री है, देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उसके इस्तीफे को दे दिया गया है। इस्तीफा स्वीकार हो चुका है, जिसके बाद छात्रों में एक तरफ की खुशियां भी देखी जा रही है, लेकिन छात्र अभी भी आगे आंदोलन करने को बाध्य हो सकते हैं। छात्रों का कहना यह है कि केवल इस्तीफा ही नहीं, अब जो वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो छात्र हैं उनकी गिरफ्तारी ना हो, लेकिन उनके साथ में जो बर्बरता की गई है, उनके साथ में बदसलूकी की गई है, लाठीचार्ज किया गया है, उस पर भी FIR हो, कानूनी कार्रवाई, और जो नीट के इस पेपर में जिन बच्चों की मौतें हुई है उनको न्याय मिले। संस्कारधानी की पहचान मानी जाने वाली पुष्प वाटिका एक बार फिर अपनी बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा में है। शहर का यह प्रमुख पर्यटन और मनोरंजन स्थल रोजाना हजारों लोगों को आकर्षित करता है। परिवार और बच्चों के साथ यहां घूमने आने वाले लोगों में से प्रवेश शुल्क भी लिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद पार्क की मूलभूत सुविधाएं लंबे समय से बंद पड़ी है। पार्क के भीतर कभी आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहा वाटर फाउंटेन अब पूरी तरह उपेक्षा का शिकार नजर आता है। फाउंटेन पर जंग और धूल की मोटी परतें जम चुकी है और लंबे समय से इसका संचालन बंद है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इसे दोबारा शुरू करने की दिशा में अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई है। यहां तक कि इसका मोटर चालू हालत में है या नहीं, इसकी भी स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। वहीं बच्चों के मनोरंजन के लिए शुरू की गई अटल एक्सप्रेस भी बदहाल स्थिति में खड़ी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जब पार्क में प्रवेश के लिए लगातार शुल्क वसूला जा रहा है तो उस राशि का उपयोग आखिर किस कार्य में किया जा रहा है। इस संबंध में शहरवासियों की मांग है कि प्रशासन जल्द से जल्द पुष्प वाटिका की बंद पड़ी सुविधाओं को दोबारा शुरू करे, साथ ही वाटर फाउंटेन और अटल एक्सप्रेस का आवश्यक मेंटेनेंस कराया जाए ताकि पार्क को उसकी पुरानी पहचान और आकर्षण लौटाया जा सके। जिला साहू भवन में साहू समाज के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हाल ही में संपन्न हुए चुनाव में चुने गए पदाधिकारियों ने समाज हित, पारदर्शिता और सेवा भावना के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने की शपथ ली। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के अध्यक्ष डॉक्टर नीरेंद्र साहू ने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। समारोह में नौगांव विधायक जलेश्वर साहू, राजनांदगांव के महापौर मधुसूदन यादव सहित समाज के अनेक वरिष्ठ जन एवं गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने नवनिर्वाचित टीम को शुभकामनाएं देते हुए समाज के विकास और संगठन को नई दिशा देने की उम्मीद जताई। इसी कड़ी में कार्यक्रम के दौरान 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों और
खेलों में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने वाले प्रतिभाशाली बच्चों का सम्मान भी किया गया। समाज के होनहार बच्चों को सम्मानित कर उन्हें शिक्षा, खेल और सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया ताकि वे भविष्य में समाज और जिले का नाम रोशन कर सके। आज जिला साहू संघ का पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह यहाँ जिला साहू सदन राजनाथ गाँव में रखे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में हमारे समाज के पदाधिकारी स्वजाति भाई लोग उपस्थिति में यहाँ शपथ ग्रहण का आयोजन किया जाएगा। आज में निश्चित ही हम लोग धर्मांतरण के लिए भी काम करना है हमको, और निर्धन जो बच्चे हैं जो पढ़ाई में उनके जो बाधा आ रही है उनको भी दूर करने के लिए क्षेत्र में हम लोग जिला साहू संघ पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। उनको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, बच्चों को पढ़ाई के लिए और खेल के लिए भी, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमको बहुत ज़्यादा काम करना है। और जिला साहू संघ को संगठन और संगठनात्मक रूप से भी आगे बढ़ाने का हमारा प्रयास रहेगा। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।